नमस्कार। राजनीति में सब कुछ जायज़ है। किसी ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। अभी दो न्यूज़ बड़ा तेज़ी से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। इनफैक्ट एक न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व इसलिए कि अब रिज़ाइन कर दी है, रूपाली चाकणकर, उनका जो आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ स्वयंभू ज्योतिष अशोक खैरात के साथ, सुनने में आ रहा है कि एक दिन में उसकी जो व्यूअरशिप है वो धुरंधर 2 से भी आगे बढ़ गई है। उसके पहले मधु किश्वार और सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज आरोप लगाया मोदी जी पर, प्रत्यक्ष सीधा हमला किया। पूर्णिमा मधु पूर्णिमा किश्वार का ये पूरा ट्वीट आप देख लीजिए। आप जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ये होता क्यों है। क्या ये किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा तो नहीं है। आप याद कीजिए कि जब एप्स्टीन फाइल का मामला गरमाया, हरदीप पुरी जो मिनिस्टर हैं मोदी जी के कैबिनेट में, उनका और एप्स्टीन का, जेफरी एप्स्टीन जो सेक्स ऑफेंडर अमेरिका में एक आइलैंड खरीद करके, और दुनिया के नामी गिरामी हस्ती, उसमें बिल क्लिंटन का भी नाम आया, अभी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उसका भी नाम आया, बाकायदा इंग्लैंड के जो प्रिंस का नाम आया तो उसको तो गिरफ्तार ही कर लिया गया। फिर मोदी जी का और हरदीप पुरी वगैरह का भी नाम आया, जो मीडिया की खबरें। तो हरदीप पुरी का तो बाकायदा ईमेल आ गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मेरा ईमेल से कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये मामला जब गरमाया, और दुनिया में बहुत सारे राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि ट्रंप का अचानक से ईरान पर हमला करना, ये अमेरिका में एप्स्टीन फाइल को दबाने की भी एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल अंदर क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं और ऐसे स्टेप्स पहले भी लिए जाते रहे, अब भी लिए जाते रहे। तो ये मामला जब पूरा गरमाया तो फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध का मामला गरमाना शुरू हुआ। इसी बीच मोदी के नाम पर यहाँ एप्स्टीन फाइल खूब जम के चर्चा हुई। उसके बाद सिलेंडर क्राइसिस का पूरा खेल रचा गया। ये सब रचा गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब सिलेंडर क्राइसिस का पूरा मीडिया में चलाया जाने लगा, आप ये हमें कभी मत भूलिए कि गोदी मीडिया है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है, अखबार हो या टेलीविज़न हो, उसकी विश्वसनीयता दुनिया में 150 से नीचे रैंक है उसका, उस पर कोई नहीं विश्वास करता है। यहाँ की तो एक मोहतरमा बुर्ज खलीफा पर बम गिरवा दी थी, तो ये लोग तो हंसी का पात्र ऐसे होती रही है। तो ये मीडिया जब सिलेंडर क्राइसिस दिखाना शुरू की, ये लोगों के लाइन लगे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, तो मुझको लगा कि ये अचानक से ये गोदी मीडिया मोदी के विरुद्ध कैसे जा सकती है। तो बेसिकली वो एक स्टेप था, वो एक चाल था कि मोदी का जो नाम आ रहा था एप्स्टीन फाइल, और हरदीप पुरी का दबाव बन रहा था रिज़ाइन कराने के लिए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहाँ कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप भी इनके कहने में नहीं आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोदी की जो बेइज्जती की है वो भूतो न भविष्यति। शायद मुझको लगता है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं की होगी जितना बेइज्जती मोदी का हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से जो इनका समय खराब हुआ है वो चल रहा है। तो ये सिलेंडर का क्राइसिस दिखाया जाने लगा, वो मामला दब गया। इसी बीच फिर एक और विस्फोट हुआ, मधु किश्वार का और सुब्रमण्यम स्वामी वाला मामला, जिसमें मोदी पर प्रत्यक्ष आरोप लगाया गया। स्मृति ईरानी वगैरह को लेकर के भी कई एक आरोप लगे। बताते चलें कि मधु किश्वार ये वही लेखिका हैं जिसने 2014 में, जब मोदी जी 2014 के पहले जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तो मोदी नामक की किताब भी लिखी थी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वार के क्रेडिबिलिटी
को न तो सपोर्ट करता हूँ न उसको डिनाई करता हूँ, लेकिन ये कहना लाजमी होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्स हैं जिन पर सहसा आप विश्वास नहीं कर सकते। वो क्या बोलेंगे, कब किसके खिलाफ बोलेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। मुझको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो जिसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं बोला हो। बहरहाल तो ये मामला तूल पकड़ने लगा, मीडिया में चर्चा होने लगी। तो अब ये समझ लीजिए कि इस चर्चा को दबाने के उद्देश्य से अशोक खरात और रूपाली चाकणकर महाराष्ट्र वाला वो मामला लीक कराया गया। अब आप देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझिए। मोदी की जो भद पिट रही थी डिप्लोमेसी में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद टैरिफ वॉर, मोदी को यह कहना ट्रंप का कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदो, फिर कहा रसिया से बंद करो, फिर कहा आप रसिया से खरीदने का अनुमति देते हैं। वो जो भद पिट रहा था तो फिर सिलेंडर क्राइसिस कराया गया। फिर सिलेंडर क्राइसिस जब ओवर माने जिसको बोलता है इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, भद पिटने लगी तो मधु किश्वार वाला मामला आ गया। मधु किश्वार अब आ गया या वो अपने आप आया मुझको नहीं पता, लेकिन जब ये आया तो सिलेंडर का दबने लगा। और उसके बाद जब देखा कि इससे भद पिट रही है मोदी की, तो रूपाली चाकणकर का मामला आ गया। अब आप देख लीजिएगा मीडिया में खाली रूपाली चाकणकर चल रहा है। अब ये सब मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि अभी जो स्थिति इस देश की है फॉरेन पॉलिसी की, और आपने तो देखा ही कि मधु किश्वार ने तो जयशंकर पर आरोप लगाया है। उनके जो बीजेपी का मीडिया सेल देखता है अमित मालवीय, उस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तो अब इसको ढकने के लिए ये रूपाली चाकणकर का मामला लाया गया। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, पूरा इस देश का पूरा फॉरेन पॉलिसी का भट्ठा बैठ गया, इकोनॉमिक पॉलिसी की दुर्गति हो गई। आपको बताते चलें कि इस देश में जहां 1947 में $1 बराबर ₹1 था, यानी ₹1 बराबर $1, 90 वगैरह में भी शायद 40 या 45 रुपया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। और अभी संभवतः $1 का 95 रुपया हो गया, तो ऑल टाइम हाईएस्ट है ये। तो पूरा बर्बाद हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने नौटंकी करके। इकॉनमी बहुत चरमरा रही है और जो स्थितियां इस देश में पैदा हो रही है, आप देखिएगा कि यह पूरा जो टर्म है ये इसी तरह के स्कैंडल के विस्फोट और सनसनीखेज खुलासों से मीडिया को नचाते रहेगा। और इस देश की पब्लिक का तो भगवान मालिक है। इस देश की पब्लिक को बस मसाला मिलना चाहिए और उस मसाला को लेकर के वो चलते रहता है। देश की पब्लिक को मसाला भी चाहिए और इसकी मेमोरी बिल्कुल शॉर्ट है। ये एक घटना होगा, उसको भूल करके दूसरा कुछ होगा, उसमें लग जाएगा, फिर तीसरा लग जाएगा। तो ऑलरेडी इस साल इस सरकार का लगभग 9-10 महीना होने को है, 9 महीना। और इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह पूरा जो 5 साल का कार्यकाल है, या अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ तो 29 में ही चुनाव होगा, तो जो 3.5 साल के आसपास बचा है वो इसी तरह के घटनाओं से भरा पड़े रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमने चुनावों में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करके अपने सेंटिमेंट, इमोशंस का इस्तेमाल किया। और जब कोई सरकार इमोशंस को सरचार्ज कर देती है तो जनता का विवेक मर जाता है, जनता का विवेक खो जाता है। और विवेकहीन जनता इस तरह के शासक के लिए एकदम अनुकूल और मनोकूल क्राउड होता है, वोटर्स होता है। तो फिलहाल हम लोग इस देश में इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए अभिशप्त हैं। और थैंक्स टू दी मीडिया, ऐसे मीडिया को हम लोगों ने जन्म दिया है जो कैपिटलिस्ट से कंट्रोल्ड हो रहा है। और यूट्यूब चैनल भी कुछ है, लेकिन अधिकांश की स्थिति वैसे ही है। स्तर इतना नीचे है, न तो किसी चीज़ की समझ है, न कोई चीज़ को एनालिटिकली और तटस्थ होकर बताने की कोशिश करता है। तो हम लोग भारतीय समाज अभी इस तरह के राजनीतिज्ञ को झेलने के लिए अभिशप्त। हम सबों को नेपाल से सबक सीखना चाहिए।
कि कैसे जेनजेड वहाँ एक बहुत बड़ी जन क्रांति लेकर आया, पूरे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। बालिन शाह ने अभी एक इतना शानदार कदम उठाया, इसने कहा कि छात्र की राजनीति और शिक्षक की राजनीति सबको बंद कीजिए। यहाँ भी जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप्स। यहाँ अगर भारतीय राजनीति, भारतीय व्यवस्था को ठीक करना है तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप सरकार नहीं, जनता जब जागेगी तभी लिया जा सकेगा। फिलहाल में इंतज़ार करना होगा किसी ऐसे स्थिति का जिसमें जनता जागकर ऐसा निर्णय सुनाती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।